हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। ये विषय है एमपीपीएससी प्री 2025 जो 16 फरवरी को होने वाली है, संडे को होने वाली है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, उस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। इस चर्चा को मैंने दो हिस्सों में बांट करके बताने वाला हूं। ये दो पार्ट है इसके। एक है परीक्षा के अंतिम दिनों में तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, और दूसरा इसका पार्ट होगा परीक्षा देते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, यानी अभी आपको क्या करना है परीक्षा की तैयारी के लिए और एग्जाम के दौरान क्या करना है। तो ये दो पार्ट हैं आज के विषय के, आज के टॉपिक को लेकर के मैंने दो पार्टों में आपका आज का टॉपिक डिवाइड किया हुआ है, और दोनों ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है हर स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम दे रहा है। साल भर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, खूब पढ़ाई की है, लेकिन एंड टाइम पर, एंड मूवमेंट पर आपने जो है सही रणनीति नहीं अपनाई। आपकी रणनीति गलत हो गई है, गलत दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं, तो पुरानी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी, है ना। तो अभी आपको इस समय क्या करना है, जब 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास, तो इन दिनों क्या करें क्या नहीं करें, इस विषय पर चर्चा भी करूंगा मैं, और इसके बाद में बताऊंगा कि आपको एग्जाम देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि एग्जाम देते समय जो है बहुत सारी गड़बड़ियां स्टूडेंट करते हैं और बाद में वो बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। प्रारंभ परीक्षा की तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस विषय पर हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा के ठीक पूर्व की तैयारी क्या होगी, है ना। परीक्षा के ठीक पहले की तैयारी और परीक्षा देते समय किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी है। तो परीक्षा के ठीक पूर्व की तैयारी, इसको दो भागों में मैंने बांटा है। परीक्षा के ठीक पहले जो है हमें एग्जाम के लिए क्या तैयारी करना है, और एग्जाम के अलावा और कौन सी तैयारी करना है और क्या करना हमें करना चाहिए, है ना। तो इसको भी मैंने दो भागों में बांटा है। परीक्षा के पूर्व की तैयारी, परीक्षा के ठीक पूर्व की तैयारी को दो हिस्सों में बांट दिया है। परीक्षा के लिए हम किस तरह की तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, और दूसरा अन्य तरह की तैयारियां भी हमें करना पड़ती हैं परीक्षा के लिए, तो वो क्या क्या तैयारियां होंगी, वो किस तरह की तैयारियां होंगी, उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना इस समय, जबकि हमारे पास जो है 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस दौरान हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि इस समय जो है आपको 2 से 3 दिनों में पूरा सिलेबस सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है ना। अगले जो 2-3 दिन का समय बचा हुआ है उसमें पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करना है। फास्ट रिवीजन, यूनिट जो 10 है आपकी प्री की कुल 10 यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को जो है फास्ट तरीके से हमें रिवाइज कर लेनी है ना। जल्दी जल्दी हमें जो है चीजों को रिवाइज कर लेनी है, ताकि एंड टाइम पर परीक्षा के ठीक पहले सारी चीजें आपके दिमाग से गुजर जाएं, आपके नजरों से गुजर जाएं, ताकि जो है वहां पर जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे, 4 ऑप्शन दिखे, तुरंत याद आ जाए। क्योंकि बहुत पहले का पढ़ा हुआ जो है वो काम नहीं आता है, एंड मूवमेंट का पढ़ा काम आता है। पहले आपने पढ़ लिया है लेकिन वो चीज जो है आप भूल जाएंगे। वो कब प्रॉब्लम करेगा, वो तब प्रॉब्लम उसमें होती है जब बहुत क्लोज ऑप्शन रहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जो क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं
पेपर में, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक बार सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया, तो उसमें जो ऑप्शन थे वो कंटिन्यू डेट के ऑप्शन थे, जैसे 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, इस तरह के ऑप्शन थे। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, तो इस तरह के 4 ऑप्शन थे, उसमें 28 जनवरी 1950 ऑप्शन सही था। तो ये आप कब सही कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, जब आपने बहुत बारीकी से चीजें पढ़ी हो और बार बार पढ़ी हो, एंड टाइम पर पढ़ी हो, तब जो है ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आजकल जो है जो पेपर आ रहे हैं उसमें इसी तरह के ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अभी जो है 2 से 3 दिन में बहुत फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेना है सारा, मतलब पूरा 10 यूनिट। वो हालांकि टफ है, लेकिन करना है। टफ चीज आप जब करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत से लोग क्या है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। मैंने कई बार पहले ही बताया कि एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ते हैं, वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपको हालांकि 1 महीने पहले की अगर स्ट्रेटजी वो होती तो उसमें एक दिन में 4 सब्जेक्ट आपको लेकर के पढ़ना, 4-5 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना पड़ता है 1-2 महीने पहले की स्ट्रेटजी के हिसाब से। अभी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। अभी स्ट्रेटजी में होगा कि पूरे दिन सब सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना है, सारी यूनिट पढ़ना है ना, एक दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप स्ट्रेटजी रखेंगे तो आपका 2 से 3 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और सारी चीजें आपके नजरों से गुजर जाएंगी। इसमें आपको सारा सिलेबस ऐसे नहीं पढ़ना है। सारा सिलेबस में, सभी सिलेबस में क्या पढ़ना है, जो आपको लगातार भूल रही है चीजें, एकदम फैक्ट चीजें पढ़ना है ना। पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है, पूरा इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, पूरा साइंस नहीं पढ़ना है। उसमें वो चीज पढ़ना है जो एकदम फैक्ट है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, जो आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी एग्जाम के दौरान। तो वो सारी चीजें आपको कवर करना है, रिवाइज करना है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप कवर नहीं कर सकते, संभव नहीं पूरा सिलेबस कवर करना, है ना। फैक्चुअल चीजें एकदम पढ़ना है। तो इसमें यह करंट अफेयर्स को छोड़कर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और पुराना ही जो है रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स तो नया होता है तो उसको तो खैर अब नया पढ़ना पड़ेगा, लेकिन करंट अफेयर्स भी पहले से हम पढ़ रहे हैं तभी जो है वो उधर काम आता है। आप सोचिए कि पूरा करंट अफेयर्स अभी हम कवर कर लें तो आप भूल जाएंगे, तो पहले से करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है तब वो जो है उधर काम आता है। तो करंट अफेयर्स तो खैर नया पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो है अब कुछ नया नहीं पढ़े, पुराना ही जो है आपको रिवाइज करना है। नया क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी चीज पढ़ ली जो आपको बिल्कुल उसके बारे में पता नहीं है तो आप सोचेंगे अरे ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप जो है डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आत्मविश्वास जो है आपका कम हो जाएगा और इस समय आत्मविश्वास कम होना आपके लिए घातक होगा। तो इसलिए जो है ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो, कम हो। क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि युद्ध को जीतने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है और एग्जाम क्लियर करने के लिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको जो है अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है एग्जाम के पहले, एग्जाम देते समय, है ना। तो इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो। ऐसे समय में फास्ट बार बार रिवाइज करना है, ऐसे फैक्ट रिवाइज करना है जिनको आप लगातार भूल रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया है ना। मतलब जो रिवीजन की बात मैं कर रहा हूं, टोटल 10 यूनिट का रिवीजन करना है, उसमें वही चीज पढ़ना है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, आप उनको बार बार भूल रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट है ना। उसमें ये भी मैंने बताया है कि डायरेक्ट फैक्ट कहां से, जैसे पॉलिटी में अनुच्छेद लगातार भूल रहे हैं, भूल जाते हैं, और हर पेपर में आप अभी कुछ समय से देखेंगे तो एक न एक अनुच्छेद तो पूछे ही जाता है।
जैसे अभी पिछले ही पेपर में राष्ट्रपति के महाभियोग का अनुच्छेद पूछा गया था, आर्टिकल 61। इसके पहले एक आर्टिकल 222 का अनुच्छेद पूछा गया था, हाईकोर्ट से संबंधित है। इसके पहले जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया है 213 अनुच्छेद में, उसके बारे में पूछा गया था। तो लगातार जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आर्टिकल 149 पूछा गया था सीएजी के कार्य के संबंध में, है ना। तो इस तरीके से जो है कोई ना कोई अनुच्छेद हर बार आ रहा है और अनुच्छेद ही इसमें भूलते हैं, उसके अंदर प्रावधान हम याद रखते हैं, है ना। तो उसके अंदर एनालिसिस जो है वो याद रखते हैं, अनुच्छेद का हल्का सा दिमाग में निकल जाता है दिमाग से, तो उसको आपको जो है रिवाइज कर लेना है। तो वहां पर जो है अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाता है। अगर टफ क्वेश्चन आया, कभी कभी जो उटपटांग अनुच्छेद पूछ लेते हैं, टफ अनुच्छेद पूछ लेते हैं, तो वो नहीं बनता है, क्योंकि 395 अनुच्छेद पूरी तो हम याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन कुछ खास खास जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, वो आपको जो है बराबर याद रखना है। तो उनका रिवीजन करेंगे तो तुरंत आपको जो है वहां पर क्लिक हो जाएगा, याद हो जाएगा। हिस्ट्री में तारीख, वर्ष है, नाम है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनको जो है बार बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में जो है कुछ ना कुछ जो है डेट आ जाती है, ईयर तो खैर आती है, इसे युद्ध की डेट पूछ लेते, जैसे तृतीय पानीपत का युद्ध, उसकी डेट एक बार पूछी गई थी पहले, है ना। तो इस तरीके से जो है हिस्ट्री में बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे आंदोलन जो हुए हैं, उनकी डेट, उनके ईयर, राजाओं के महाराजाओं के नाम हैं, है? तो इस तरह से जो है फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी है, रिवाइज करनी है। इकोनॉमी में बहुत सारे आंकड़े हैं, नए आंकड़े जो है पूछे जाते हैं, आजकल हर एग्जाम में इकोनॉमी के आंकड़े पूछे जाते हैं, है ना। जैसे जीडीपी में वृद्धि दर है, जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान, उसका परसेंटेज पूछ लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय का डेटा पूछ लेते हैं, है ना। कुछ नया डेटा जैसे उसने पूछ लिया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसमें कितना रहा, है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे डेटा इकोनॉमी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, खासतौर से बजट संबंधी, आर्थिक समीक्षा संबंधी डेटा आजकल ज्यादा आ रहे हैं प्री में, मेंस में, तो वो डेटा आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेंगे, तब आपको जो है वो याद रहेंगे। एमपीजीएस में बहुत सारे फैक्ट्स आपको तैयार करना है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत फैक्ट्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी रिपोर्ट है तो उसकी रैंक पूछ लेते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, एमपी की रैंक इसमें कौन सी है, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। तो ये है एमपीजीएस का बहुत ज्यादा आपको, चूंकि वेटेज बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी 40 के आसपास जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं एमपीजीएस के, तो उसको जो है बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना, उससे संबंधित फैक्चुअल चीजें पढ़ना, क्योंकि रटने वाली चीजें बहुत सारी रहती है। तो ये है। इसके अलावा इस समय जो है कोई भी नया क्वेश्चन पेपर आपको हल नहीं करना है। पुराने क्वेश्चन पेपर आप जो भी आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, नया कुछ भी नहीं। मैंने पहले बताया कि नया कुछ भी नहीं करें, नया करना जो है आपके लिए घातक है, आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। आपने कोई नया पेपर उठा लिया, पता चला कि वो पेपर जो है बहुत टफ है, बहुत टफ क्या, ऊट पटांग है ना। आजकल मार्केट में जो है इस तरह के पेपर आपको ज्यादा मिलेंगे जो आउट ऑफ पैटर्न होते हैं, मतलब उसमें 30-40 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो कभी आते ही नहीं, है ना। देखिए जो पेपर आता है उसमें कम से कम 10 ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा सा अलग रहते हैं, बाकी तो बेसिक चीजें रहती हैं जो लगभग बच्चे कर ले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेपर आपको मिलेंगे जिसमें 30-40 क्वेश्चन आउट ऑफ पैटर्न रहते हैं जो बनने ही नहीं है, मान के चलो, और वो रखते ही इसलिए कि बच्चों से नहीं बने, है ना। तो ऐसे पेपर अगर आप अभी सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। इसका असर आपके एग्जाम में होगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, आपका पेपर बिगड़ जाएगा, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कोई भी नया पेपर अभी सॉल्व करने का प्रयास नहीं करें। बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट पर तक जो है पेपर सॉल्व करते रहते हैं, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल भी गलत स्ट्रेटजी होती है। पुराने जो पेपर आपने हल किए हुए हैं उनको जो है रिवाइज जरूर कर सकते हैं। अच्छे अगर पेपर हैं
हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं भाई ये पेपर अच्छा है, या उसमें क्वेश्चन हम लगा लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, उनके आंसर देख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम ये कर सकते हैं। ऐसे समय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करे, कॉन्फिडेंस को कम करे। वही मैंने पहले बताया है। इस समय आपस में कोई डिस्कशन नहीं करें। आपका कोई डिस्कशन आप कर रहे हैं, कोई चीज ऐसी सामने आ गई जो आपसे नहीं बन रही है, नहीं आ रही है, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप एकदम घबरा जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाएगा। तो इसका असर जो है आपके एग्जाम पर पड़ेगा। आपका तैयारी में मन नहीं लगेगा उस समय, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, बाहर हो जाऊंगा। तो इस तरीके से जो है आपको अभी किसी तरीके से किसी से किसी प्रकार कोई डिस्कस नहीं करना है, ना तो किसी से क्वेश्चन पूछना है और ना ही किसी को क्वेश्चन पूछने देना है ना, दोनों चीजें हैं। स्वतः जो है यानी खुद जो है आपको लगातार रिवीजन पर ध्यान देना है। लगातार जो है 10 घंटे 12 घंटे जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना जो है आपको सिटिंग करना है और रिवीजन पर पूरी तरीके से फोकस करना है। एमपीजीएस विशेषकर मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, अच्छे तरीके से रिवाइज करें। मध्य प्रदेश की जनजातियां 10वीं यूनिट है, नई यूनिट जोड़ी गई है ना। तो यहां से जो है ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पूछने की आशंका है। तो उनको जो है बहुत बारीकी से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि एक नया हो गया। पहले भी जनजातियों से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जनजातियों से क्वेश्चन ज्यादा वैसे आने लगे हैं, टफ क्वेश्चन आने लगे हैं, बहुत अंदर से पूछने लगे हैं, क्योंकि वो टॉपिक ही उन्होंने अलग से जोड़ दिया है ना। तो यहां से बहुत ज्यादा आपको ध्यान देकर पढ़ना है। अपना सिलेबस परीक्षा के एक दिन पहले कंप्लीट कर लेना है। एक दिन पहले का मतलब यहां पर यह है कि 16 तारीख को आपको जो है आपका एग्जाम है, 16 फरवरी को एग्जाम है, तो 14 फरवरी को जो है 14 फरवरी को आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और 15 फरवरी का दिन जो है आपको अपने आप को एकदम तनाव मुक्त रखना है, एकदम फ्री रखना है। उसमें किसी प्रकार का कोई आपको लोड नहीं लेना है। और उस समय जो है आप फ्री रहें, म्यूजिक सुने, एंजॉय करें, और आपकी जो फैमिली के लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात करें। ऐसे लोगों से बात नहीं करें जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, है ना, आपको कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, आपको टेंशन देते हैं। उनसे आपको जो है बात नहीं करना है। बात ऐसे लोगों से करना है जो आपको जो है हेल्प करते हैं, है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों से उस समय बात करना है ना, एंजॉय करना है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपका जो है माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश माइंड में अगर हम एग्जाम देते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें उस समय नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अगर उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो रिकॉल हो जाते हैं। बहुत पहले हमने चीजें पढ़ी थी, वो उस समय रिकॉल हो जाएंगे। अगर आप प्रेशर में एग्जाम देंगे तो आती हुई चीजें भूल जाएंगे, उनको आप गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए आप अपने आप को एकदम फ्रेश रखो। जितना ज्यादा आप फ्रेश रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को तनाव मुक्त रखेंगे, उतना ही जो है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद से अच्छा जाएगा। ठीक है, ये है। इसके बाद अन्य तैयारी क्या करना है, ये तो मैंने एग्जाम की तैयारी के बारे में बताया है ना। एग्जाम की तैयारी इस तरह से करना है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त रखें, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही जो है एग्जाम क्लियर किए जाते हैं, है ना। कई बच्चे जो है साल भर पढ़ते हैं, अच्छा, उनको अच्छी तैयारी है, लेकिन एंड मूवमेंट पर जो है उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया, लूज हो गया, तो वो अपना पेपर बिगाड़ देते हैं, बाहर हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि उन्होंने उतना नहीं पढ़ा है, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा है, उनसे कम पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के समय जो है उन्होंने सारी चीजें ध्यान रखी, इसी तरह का जो है कोई उन्होंने असावधानी नहीं बरती है, सावधानी बरती है, तो जो है वो एग्जाम
क्लियर कर लेते हैं। इस समय जो है आपको खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर का खाना नहीं लेना है, हल्का खाना लेना है, समोसे कचौड़ी तला हुआ खाना नहीं लेना है ना। फ्रूट वगैरह लें, दूध वगैरह, बादाम है, केला वगैरह, इस तरह की चीजें लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा रखना है और अपना आत्मविश्वास अच्छा रखना है, तो इससे जो है आपकी जो तैयारी है उस तैयारी का सही आप यूज कर पाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। अब हमें बात करनी है कि एग्जाम के ठीक पहले की जो बाकी की तैयारियां हैं वो क्या है ना। तो उसमें एक तैयारी होती है कि एडमिट कार्ड, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए हैं तो एडमिट कार्ड जो है आप निकाल लें और उसको देख लें। कई बच्चे क्या होते हैं, एंड मूवमेंट पर, एंड टाइम पर एडमिट कार्ड निकाल लो, अरे निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। अभी निकालो, एडमिट कार्ड आप निकाल लो, उसमें आप देख लो कि सेंटर कहां पर है, सेंटर की जानकारी अच्छे से कर लो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है सेंटर को लेकर के, है ना। तो अगर किसी ने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकाला है वो निकाल लें, एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें त्रुटि होने पर तुरंत लोक सेवा आयोग से संपर्क करें। कभी कभी क्या है, त्रुटियां हो जाती हैं, आपका नाम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कुछ भी गलत है, तो उसको जो है ध्यान से देख लें और लोक सेवक से संपर्क करके उसमें करेक्शन करवा लें अगर संभव है तो, ठीक है। नहीं तो एंड मूवमेंट पर आप देखेंगे गड़बड़ाहट हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस खो देंगे, इससे जो है आपका असर एग्जाम पर बुरा पड़ेगा। तो इसलिए जो है अभी से वो चीजें कर लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें फिर निर्देश दिए रहते हैं, डायरेक्शंस दिए रहते हैं एडमिट कार्ड में, निर्देश आपको पढ़ लेना है कि हमें क्या एग्जाम में ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उसमें सब लिखा रहता है एडमिट कार्ड में, पूरा आपको लिखा रहेगा कि हमें जो है ये सामग्री एग्जाम में साथ में ले जाना है, एग्जाम देने के लिए ये सामग्री हमें नहीं ले जाना है। तो वो जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, पता चला कि जो चीज आपको ले जानी थी वो ले नहीं गए, जो नहीं ले जानी थी वो ले गए, तो वहां पर जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये एडमिट कार्ड में उल्लिखित जो निर्देश हैं ध्यानपूर्वक पढ़ें और साथ में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है उसको अच्छी तरीके से समझ लें ध्यानपूर्वक। इसके बाद एडमिट कार्ड में सेंटर की जानकारी अच्छी तरीके से देख लें। जैसे मैंने अभी बताया कि सेंटर की ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। कई बच्चों ने क्या है, किसी से पूछ लिया कि भाई ये सेंटर कहां पर पड़ेगा, उसने बता दिया वहां पर पड़ेगा, पता चला कि वहां है ही नहीं। आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करें, आप खुद जाकर के सेंटर देख लें, क्योंकि कभी कभी जो है गलत जानकारी हमें मिल जाती है, उस पर भरोसा कर लेते हैं, फिर एंड टाइम पर जो है हमें वहां पर प्रॉब्लम आती है। आपको किसी ने बता दिया कि वहां पर है, आपने भरोसा कर लिया, जब वहां गए तो सेंटर ही नहीं, आपके पास समय कम बचा। कई बच्चे जो है ऐसे वंचित हो जाते हैं एग्जाम देने से। गूगल मैप सर्च करते हैं, पता लगा गूगल मैप कुछ और बता रहा है, वो सेंटर कहीं और है। कई बार क्या होता है कि स्कूल और कॉलेज एक ही नाम से होते हैं, आपका कॉलेज में सेंटर है और आपने सर्च किया स्कूल के नाम से, आपने स्कूल का एड्रेस पता कर लिया, वहां पहुंच गए, पता चला वहां पर वो कॉलेज ही नहीं स्कूल है, कॉलेज कहीं और है आपका सेंटर कॉलेज में। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सेंटर प्रॉपर तरीके से देख लें, देख करके आ जाएं, थोड़ा सा समय लगेगा आपके लिए, फिर उस दिन आप निश्चिंत हो जाएंगे, उस दिन के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये है 15 फरवरी की रात को जल्दी सो जाएं और अच्छी नींद लें। जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है उसके पहली वाली रात, कत्ल की रात जो होती है वो कत्ल की रात है, तो उस दिन जो है आपको अच्छी नींद लेना है, जल्दी सो जाएं, है ना। कई बच्चों की आदत रहती है कि लेट नाइट जो है पढ़ते हैं, कई बच्चे तो पूरी रात पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को पहले से हैबिट चेंज करना पड़ेगी अपनी, है ना। पूरी रात पढ़ते हैं और पूरा दिन सोते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम तो दिन में ही होना है, रात में तो एग्जाम होगा नहीं, है ना। तो उनको पहले से ही जो है आदत चेंज करना पड़ेगी, रात में पढ़ने की, दिन में सोने की। पता चला कि वो कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी नींद ही नहीं खुली और एग्जाम उनका निकल गया, ठीक है। तो वो हैबिट चेंज करना पड़ेगी, तो जल्दी सो जाएं
10-11 बजे सो जाएं, एक आध घंटे में नींद आ जाएगी। तो अच्छी नींद अगर लेंगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और एग्जाम देने में आपको जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उस समय जो है हल्का खाना लें। जो रात है, जिस दिन आपका एग्जाम उसके पहले वाली जो रात है उसमें हल्का खाना लें, है ना, हैवी डोज नहीं लें, ताकि आपके पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो उस समय। तो ये है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन जो है जल्दी सुबह उठ करके आपको तैयार होना है और पहले पहुंचना है, मतलब आधा घंटे, कम से कम आधा घंटे पहले जो है आपको सेंटर में पहुंच जाना है और वहां पर पहुंच करके आपको जो है अपना नाम, रोल नंबर देख लेना है। आपका जो रोल नंबर है उसको देख लेना है और थोड़ा सा वेट वहां पर करके फिर जब टाइम हो जाता है तो सेंटर में आपका जो रूम है वहां पर जा करके अपनी सीट पर बैठ जाना है। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी करना है। फिर आती है OMR सीट की बात, है ना। जैसे ही आप का समय स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले OMR सीट मिलती है भरने के लिए। OMR सीट की जो प्रविष्टियां हैं उनको बहुत ध्यान पूर्वक भरना पड़ता है, बहुत सावधानी पूर्वक उनकी प्रविष्टियों को भरना पड़ता है, क्योंकि ये गलतियां बच्चे करते हैं, है ना। OMR सीट को भरने में बहुत सारी गलतियां होती हैं। हर बच्चा कर रहा है, लगातार हो रही है गलती, चाहे वो नया बच्चा हो चाहे वो पुराना बच्चा हो। हर स्टूडेंट जो है इस तरह की गलती हर बार करता है। मेरे पास हर बार कुछ ना कुछ बच्चे आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेकर कि सर OMR सीट में ये हमने गलत भर दिया, ये चीज हमारी छूट गई है। तो उसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपने एक गलती की, OMR सीट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, चेक नहीं होगी, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। इसलिए जो है बहुत ध्यान पूर्वक आपको OMR सीट भरना है। अगर किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर इन्विजिलेटर जो रहते हैं ड्यूटी पर, उनसे पूछ लेना है। किसी बच्चे से नहीं पूछना है। किसी बच्चे से आपने पूछा, उसने गलत बताया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी बच्चे की OMR सीट देख करके नहीं भरना है। कई बच्चे क्या, उनकी आदत रहती है उसकी OMR सीट देख करके भर दी, पता चला कि उसका ही रोल नंबर आपने भर दिया। भरते समय आपने ध्यान नहीं रखा कि मैं उसका रोल नंबर भर रहा हूं, उसकी डेट ऑफ बर्थ भर दी, है ना। तो इस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं, वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत घातक है। ठीक है, नए स्टूडेंट प्रीलिम्स की मॉडल जो OMR सीट है उसको भरकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी कल ही जो है लोक सेवा आयोग द्वारा मॉडल OMR सीट जारी की गई है। लोक सेवा आयोग ने मॉडल OMR सीट जारी की है, तो उसको जो है, जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, वो जो है उसको निकाल करके उसमें प्रैक्टिस कर लें, उसको भर लें। तो उससे क्या होगा कि इस तरह की गलतियां वहां पर नहीं होंगी। एक बार जो है उसको फिल कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो है डिस्प्ले की हुई है, देखिए ये OMR सीट है जो आयोग द्वारा जारी की गई है, कल ही जारी की गई है। तो उसको आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको प्रविष्टियां फिल करना है। इसमें देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट, नाम भरना है। फिर इसके नीचे जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर नीचे दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है। फिर इसमें डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम की जो डेट है 16 फरवरी, वो आपको फिल करना है। फिर इसमें जो है क्वेश्चन बुकलेट का सेट लिखना है, ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आप देख सकते हैं ABCD। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज, है ना, आपकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये आपको यहाँ पर गोला फिल करना है। और फिर आता है इधर रोल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर। हालांकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रोल नंबर जो है आपको पहले अंकों में लिखना है यहाँ पर, ये देखिए, और फिर जो है उसी के नीचे गोला भरना है। हाँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये रोल नंबर है, तो इसमें आपको एक यहाँ पर ये गोला भरेंगे और फिर इसमें 2 में गोला भरना है, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 4 है ना, फिर इसमें 5 हो गया, ये सॉरी ये 3 है, इधर है 3, ये
ये है 3, है ना, 3 में भरना है 4, फिर इधर 5, इधर 6। इस तरीके से जो है आपको गोला पूरा भरना है। अभी मैं आगे बताऊंगा। गोला इस तरह से पूरा भरना है, प्रॉपर तरीके से गोला इसमें भरे होना चाहिए ना। ये है, इस तरह से गोला आपको पूरा काला करना है। ये लाल हो रहा है वैसे, और लेकिन आप लोगों को उसमें काला गोला करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो प्रविष्टियां हैं भरना है, और फिर नीचे जो है इसमें आंसर की गोला भरना है, यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि गोला कैसे भरना है, उसके तरीके क्या है। तो ये इस तरीके से जो है ओएमआर शीट है। यहाँ पर देखिए गोला कैसे भरना है वो भी इसमें दिया हुआ है। सही गोला कौन सा होगा, यहाँ पर देखो बताया ये गोला गलत है, इस तरह से भरा हुआ है। फिर ऐसे निशान लगा के बताया कि ये भी गलत होगा, निशान नहीं लगाना है। ये गोला जो भरा ये भी गलत है, पूरा नहीं फिल किया हुआ है ना। ये इसमें गोला एक में पूरा भरा है, फिर एक में थोड़ा सा टच किया हुआ है, तो ये भी गलत है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये गोला सही भरा हुआ है। तो इस तरीके से आपको गोला फिल करना है। अगर आपने जरा सा इसमें गलती की तो वो जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, मतलब वो गोला रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ऐसे नहीं भरा है जो लास्ट में दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए आपने जो है 2 गोले भर दिए या एक पूरा भर दिया, एक हल्का सा उसमें टच हो गया, तो वो दोनों ही जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ये मार्कशीट है। इसके बाद आगे फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ साथ इसमें तरीके हैं, क्वेश्चन पेपर हल करने के तरीके हैं। क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसके तरीके इसमें मैंने बताए हुए हैं। तो इसमें 3 तरीके हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, है ना। ये 3 तरीके हैं इसमें। पहला तरीका है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ साथ जो है हमें उसको फिल करते जाना है। क्वेश्चन पेपर हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन, उसका गोला भर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसका गोला भर दिया। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आधा पेपर पढ़ करके गोला भर दिया, फिर आधा पेपर पढ़ा फिर उसके गोला भर दिया, यानी 50 क्वेश्चन हमने पढ़े, उनके गोले भर दिए, फिर 50 क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं उनको पढ़कर फिर गोला भर दिया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, एक बार पूरा पेपर पढ़ने के बाद दूसरी बार पेपर पढ़ते हुए गोला भरना, यानी एक बार जो है हमने पूरा पेपर सरसरी निगाह से पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पेपर पढ़ते हुए फिर गोला हमें भरना है। तो ये 3 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, मैंने बताए हैं। तो 3 तरीके जो है उसमें कौन सा सही तरीका है, किस पेपर में कौन सा तरीका हमें सही रहेगा, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो जो पहला तरीका है वो सीसेट के हिसाब से ज्यादा अच्छा है, उपयुक्त है। सीसेट पेपर यानी जो दूसरा पेपर है ना, पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। तो जो सीसेट यानी दूसरा पेपर है उसके लिए पहला तरीका जरूरी है, मतलब अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम गोला पेपर पढ़ने के साथ साथ भरते हैं। क्यों? उसमें क्योंकि समय कम रहता है। सीसेट के पेपर में हमारे पास समय कम रहता है, तो हम जो है जैसे ही पेपर पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें और उसके लिए गोला भर दें उसका। तो ये तरीका जो है उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तीसरा जो तरीका है वो जीएस के पेपर के लिए ज्यादा उपयुक्त है ना, क्योंकि इसमें समय की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरीके, तीसरा तरीका मतलब है कि एक बार पूरा पेपर खास तरीके से पढ़ लेते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ते हुए उसके गोले हम भरते हैं। इससे जो है हमें क्या होता है, इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये होते हैं कि कभी कभी एक बार में हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाती है ना। एक बार हमने पूरा पेपर पढ़ लिया लेकिन कई चीजें समझ में नहीं आई, जब हम उसी को दूसरी बार पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होंगी और हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये एक इसकी अच्छी चीज है, इसका एक फायदा है। दूसरा एक फायदा होता है कि कभी कभी जो है एक ही पेपर में एक ही विषय से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। विषय एक ही है, टॉपिक एक ही है और उससे संबंधित क्वेश्चन उस पेपर में रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो कभी कभी जो है वही एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा, उसी क्वेश्चन का आंसर बाद में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें पेपर में मिल जाता है। अब अगर हम एक ही बार में पेपर सॉल्व करते हुए गोला लगाते हैं
तो कभी कभी जो है वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वो बाद में आएगा, हमने पहले उसका गलत गोला भर दिया, बाद में जब वहां तक पहुंचेंगे तो लगेगा अरे ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि उसका आंसर उसमें दिया हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है पहले, है ना। तो मैंने ये तरीके पहले भी बताए हैं, तो बच्चों ने कई नहीं बताया कि सर आपने जो तरीका बताया तो उससे हमारे क्वेश्चन को सही हो गए, है ना। तो एक ही पेपर में जो है कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं और हम सही कर देते हैं, अगर हम एक बार पूरा पेपर सही ढंग से पढ़ लेते हैं तब, है ना। तो एक बार पूरा पेपर हमने पढ़ लिया और उसमें जो है हल्का सा टिक कर लेते हैं, हल्का बहुत बारीक, क्योंकि अगर आप जो है उसमें निशान लगाएंगे तो वहां पर जो ड्यूटी पर इन्विजिलेटर है वो आपको टोक देंगे, आपको मना कर देंगे, आप पर ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं कि आपने टिक कैसे किया, क्योंकि दूसरे लोग देख लेंगे तो वो सही कर सकते हैं। इसलिए हल्का सा उसमें जो है पॉइंट आपको रख देना है, जिससे किसी को पता नहीं चले कि आपने क्या कौन सा उसका आंसर सही किया है। तो ये तीसरा तरीका जो है ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है। कभी कभी क्या होता है कि एक बार जब हम पेपर पढ़ते हैं तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है, ज्यादा समय लगने से हमें टाइम कम पड़ जाता है। मान लीजिए बहुत लेंदी पेपर है, टफ पेपर है, एक बार आपने जो है बहुत आराम से उसको पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, तो बाद में जो है आपके पास समय कम बचेगा। ऐसा हुआ है कई बच्चों के साथ, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बार में ज्यादा समय नहीं लगाना है, पहली बार सरसरी निगाह से पढ़ो और फिर जो है पढ़ते हुए गोला लगाओ, और समय का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। समय का ध्यान नहीं रखा तो कई बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, गोला नहीं भर पाते, कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है ना। अब इसके बाद फिर पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके 3 तरीके यहां पर मैंने बताए हुए हैं। पेपर सॉल्व करने के इसके भी 3 तरीके हैं, फर्स्ट सेकेंड, 3 राउंड है, एक्चुअली 3 तरीके नहीं, 3 राउंड है ये ना, पेपर के 3 राउंड हैं, 3 राउंड, है ना, ये हैं 3 राउंड है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, गोला लगाना है जो हमें पूरी तरीके से 100% आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको जो है हमें सॉल्व करना है, उनके गोला हमें लगा देना है तुरंत फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड फिर आएगा, फर्स्ट राउंड में हमने मान लीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमारे पास 50 क्वेश्चन बचे। फिर सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा उस पर विचार करना, एनालिसिस करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें हमें 2 में कंफ्यूजन रहता है कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो उनको एनालिसिस करके फिर आपको सॉल्व करना है ना। उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती है कि जो हो ही नहीं सकती, उनको हटा दो, फिर 2 में से जो है आपको एनालिसिस करना है और उनको फिर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो दूसरा राउंड ऐसा है जिसमें थोड़ा सा डाउट है, 2 में से कंफ्यूजन है, उनको हल सॉल्व करना है। फिर लास्ट में तीसरा राउंड जो आएगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उनमें तुक्का लगेगा। तो वो तुक्का कैसे लगेगा उसका भी हम आगे मैं तरीका बताऊंगा कि हमें क्या करना है उसके लिए, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके, तो उसका हम तरीका आगे पढ़ेंगे। तो तीसरा राउंड ऐसा होगा, लास्ट में होगा, जिसमें हमें जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हमें नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से हमें कंफ्यूजन है, डाउट है, हमने कभी भी उनको पढ़ा नहीं है, तो हमें तुक्का उन पे लगाना है। तो बाद में तुक्का आपको लगाना है। फिर गोला भरने के तरीके, गोला आपको कैसे भरना है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उसके 2 तरीके यहां पर मैंने बताए हुए हैं। गोला भरने के 2 तरीके देखिए, ओएमआर शीट के माध्यम से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए गोला कैसे भरना है, 2 तरीके से मैंने बताया। एक तो गोला अंदर से स्टार्ट करके बाहर की ओर आना है, अंदर की ओर, अंदर से स्टार्ट करके यानी ऐसे स्टार्ट करके और उससे फिर बाहर की ओर आना है, ये एक तरीका है। अंदर से स्टार्ट करेंगे, बाहर की ओर आते हुए उसको फिल करेंगे, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है बाहर से स्टार्ट करके अंदर की ओर जाना है, बाहर से हम स्टार्ट करेंगे और फिर अंदर की ओर जाएंगे,
तो ये दो तरीके, जो तरीका अच्छा लगे वो आपको उसको अपना लेना है। वैसे बाहर से स्टार्ट करके हम जब अंदर की ओर जाएंगे तो वो ज्यादा सटीक तरीका होगा ना। बाहर से स्टार्ट करके जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो उससे क्या है, ज्यादा इजी पड़ेगा और राउंड अच्छा, गोला अच्छा भरेगा। तो ये तरीका जो है हम इसको अपना सकते हैं ना। तो ये है इस तरीके से, है ना। तो ये दो तरीके मैंने बताए हैं, अंदर शुरू करके बाहर तक गोला भरना है और बाहर से शुरू करके अंदर तक भरना है ना। ये जैसे मान लीजिए गोला है, वहां भी मैंने बताया है। तो पहले जो है हमने अंदर से स्टार्ट किया, अंदर से ऐसे स्टार्ट करके और ये पूरा ऐसे गोला हमने भर दिया है, ऐसे ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया है, ये गोला है, इसको हमने बाहर से स्टार्ट किया और ऐसे अंदर से भर, है ना, ये। तो इस तरीके से जो है इसको हमें यूज करना है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे आता है ओएमआर शीट में क्वेश्चन पर हाथ रख करके उसकी सीध में सही गोला भरना है। ओएमआर शीट है हमारी, उसमें क्या होता है कि गोला ऊपर नीचे भर जाता है ना। ओएमआर शीट में जब हम गोला भरते हैं किसी क्वेश्चन का, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 15 का हमें सी भरना है तो वो 14 का सी भर गया या 17 का सी भर गया, यानी ऊपर का गोला भर जाता है उससे या नीचे का गोला भर जाता है, वो नहीं भरता है। या कभी कभी जो है 14 का हमें सी भरना है और 15 का भी सी भरना है, तो हमने 14 का सी भर दिया पहले, 14 का ही सी वापस से भर देते हैं, यानी एक ही में जो है दो गोले भर जाते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन के दो गोले भर जाते हैं, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना, हम बाहर हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन का खेल रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति मैंने इसमें बताया कि ओएमआर शीट में जो है हाथ रख करके जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 15 का आपको भरना है तो 15 में हाथ आप रखेंगे और उसकी सीध में जो है आपको सही स्थान पर गोला भरना है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऊपर नीचे गोला नहीं भरा है ना, उसकी सीध में जो है आप गोला भरेंगे हाथ रखने के बाद, उसमें हाथ रख लेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कहां पर आपको गोला भरना। तो ये एक सही तरीका, ये अनुभव के आधार पर मैंने बताया है ना। ये कहीं ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ या कोई ऐसा बताएगा नहीं कि मेरा इतना लंबा अनुभव रहा है, 22-23 साल का अनुभव है, तो उसके बेस पर मैं ये चीजें बता रहा हूं। तो इससे क्या है कि ये गलतियां नहीं होती हैं। अब हम पढ़ने वाले एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना, या राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार के अनुच्छेद में, है ना, तो उसने राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल पढ़ लिया, राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री पढ़ लिया, है ना। इसे मैंने पहले बताया था कि संविधान सभा का पूछा है, उसने पूछ लिया विधानसभा, है ना, संविधान सभा न पढ़ के उसने पढ़ लिया विधानसभा, तो आपका क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो भी पूछा है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और चारों ऑप्शन पढ़ें। कई बच्चे क्या चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, एक ऑप्शन पढ़ा उसमें आपको लगा कि ये सही है, आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपको लग रहा है सही है वो सही नहीं है। आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर सही निकाल पाएंगे, एक ऑप्शन के आधार पर आंसर नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपको चारों पूरा क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर आपको गोला लगाना है। जल्दबाजी में एक या दो ऑप्शन पढ़ करके आपको गोला नहीं लगाना है। पेपर चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, क्वेश्चन चाहे सरल हो कठिन हो, आपको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, फिर गोला लगाना है। पेपर अगर बहुत टफ है तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। पेपर इजी है, सरल है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि सभी के लिए है। सरल है तो सभी के लिए सरल है, कठिन है तो सभी के लिए कठिन है, सिर्फ आपके लिए नहीं है ना। तो आपको जो है अपना जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना है, ना कॉन्फिडेंस
लूज करना है ना आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि दोनों आपके लिए घातक है ना। 2020 में पेपर टफ आया था तो कई बच्चों ने जो है कॉन्फिडेंस लूज करके जो है पेपर को बिगाड़ दिया। कई बार क्या होता है कि सेट वाइज प्रॉब्लम आती है, सेट की प्रॉब्लम आती है। सेट एक्चुअली किसी सेट में पहले क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, बाद में फिर इजी होते हैं। तो पहले टफ आ गए तो एकदम घबरा जाता है, करे ये तो बहुत टफ पेपर है, उसको बाद में पता नहीं कि इजी है। पहले इजी आ गए क्वेश्चन उसके सेट में तो वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बाद में फिर टफ आ जाते हैं। तो आपको जो है एक अपना आत्मविश्वास को मेंटेन करके चलना। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एमआर सीट भरते समय सेट जरूर भरना है, क्योंकि सेट बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि पेपर का जो सेट पेपर आपको बाद में मिलेगा, पेपर आपको बाद में मिलता है और आप पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं। एमआर सीट आपने भर ली और पेपर आपको बाद में मिला, तो आपने पेपर का सेट एमआर सीट में नहीं भरा तो आप मान के चलें कि आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सेट ही नहीं पता तो चेक कैसे करेंगे। और कभी सेट गलत भर दिया जाता है तो भी जो है उस सेट के हिसाब से आपकी ओएमआर सीट चेक हो जाती है, आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीजों का ध्यान रखना है। अब ये मैं बताने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है, उन्हें सही करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको किस तरह से आप सॉल्व करें, उसका तरीका मैं यहाँ पर बताने वाला हूं, उसके टिप्स बताने वाला हूं। देखिए, ये टिप्स जो बताने वाला हूं ये सार्वभौमिक त्रुट नहीं, यानी इनको सार्वभौमिक आप नहीं कह सकते, सार्वभौमिक सत्य नहीं है, मतलब हर जगह इनको जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी अप्लाई करें जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आपको तुक्का लगाना हो, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा हो, तो आप जो है इसको सही कर ले जाएं, मतलब इसको अपनाएंगे तो आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। संभावना है, लेकिन 100% सही हो जाए ऐसी गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, क्या तरीका है, किस तरीके से आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ तरीके मैं बता रहा हूं। पहला तरीका यह है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको जो है एकदम दिमाग में स्ट्राइक होता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए, है ना। तो उसका वही आंसर ज्यादातर सही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ रखा है, तभी जो है आपके दिमाग में चीज आई है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना, पूरे साल हम चीजें पढ़ते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज बनी रहती है कहीं ना कहीं। तो जैसे ही 4 ऑप्शन हमें दिखते हैं, क्वेश्चन दिखता है, तो वो दिमाग में एकदम आ जाता है, क्लिक हो जाता है कि ये आंसर इसका सही हो सकता है। तो उसको आपको सही लगाना है। उसमें अगर आपने सोचना स्टार्ट किया उस क्वेश्चन के बारे में, तो फिर आपको 4 ऑप्शन सही लगने लगे। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन पहली बार में, पहली नजर में अगर आपको जो है वो आंसर सही लगता है तो आपको जो है वो लगाना है। मतलब आपकी आत्मा की आवाज है, वो आत्मा की आवाज आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसमें यह है कि एमपीपीएससी में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिया रहता है चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला आंसर ज्यादा सही रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी में ऐसा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका बी आंसर सही है, ए आंसर सही है, तो आपको उसको लगाना है। 100% आप श्योर है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं है, तो फिर उपरोक्त सही वाला लगा सकते हैं। भाई हमारा आंसर गलत तो हो ही रहा है, लेकिन उपरोक्त सही लगाएंगे तो गुंजाइश सही होने की ज्यादा है, तो उपरोक्त सही वाला, उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही रहता है। इसके अलावा एक ऐसा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिसमें ज्यादा कंटेंट रहता है, लंबा आंसर रहता है, उसमें ज्यादा चीजें रहती हैं। ज्यादा चीजें क्यों रहती हैं? ज्यादा वो उसको क्लियर करना चाह रहा है पेपर बनाने वाला, तो वो लंबा जो आंसर रहता है वो ज्यादातर सही माना जाता है। एमपीपीएससी में देखा हुआ है, पुराना ट्रेंड में बता रहा हूं। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज इसमें यह है कि कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं जिसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ दिया रहता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा जिसके ब्रैकेट में कुछ लिखा रहता है।
तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन यहां पर भी मैंने बताया कि सार्वभौमिक सत्य नहीं है। यहां पर भी वही चीज है कि अगर आपको दूसरा आंसर सही लग रहा है, आप श्योर हैं, तो फिर ब्रैकेट वाला ऑप्शन ना चुन करके आप वो चुने जिसको आप सही मान रहे हैं या आपको पता है, क्लियर पता है, फिर वो आपको जो है ब्रैकेट वाला ऑप्शन नहीं लगाना, वो हो सकता है गलत हो जाए। तो गारंटी नहीं है इसकी। नहीं तो आप ये कहें कि मेरे पास आए कि सर आपने तो ऐसा बोला था, हमने आपके कहने पर लगा दिया, हमारा गलत हो, तो ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम तुक्का लगा रहे हैं, तो फिर उस ऑप्शन पर आप जा सकते हैं, तो आपको सही हो सकता है, सही होने की एक संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से कुछ चीजें मैंने इसमें टिप्स बताए हैं, और आज मैंने जो भी चीजें बताई हैं, जो भी आप लोगों को गाइडेंस दिया हुआ है, उसको अगर आप पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप अच्छा करें। आप अपना 100% दें, बेहतर करके आए, एग्जाम में सिलेक्ट हो, फाइनल सिलेक्शन लें। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। जय हिंद।